अरे चलो, आज हम लोग बैलेंस्ड सरप्लस डेफिसिट बजट देखेंगे। बैलेंस सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, ठीक है। तो देखो, बजट को जब हम बैलेंस करते हैं तो वो तीन अलग अलग स्टेट में हमें दिखाई देता है ना। तो एक कौन सा, एक होगा बैलेंस बजट। अब बैलेंस बजट ये कैसे होगा, जब एस्टिमेटेड रिसीट बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, एस्टिमेटेड पेमेंट के, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड बजट, ठीक है। ये सबसे आइडियल सिचुएशन होता है इकोनॉमी में, है ना। बैलेंस्ड बजट का मतलब आइडियल सिचुएशन। इकोनॉमी यानी कोई भी गवर्नमेंट कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है ना। तो जितना गवर्नमेंट के पास रिसीट आ रहा है, गवर्नमेंट ने उतना ही एक्सपेंडिचर भी किया। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि इकोनॉमी आइडियल सिचुएशन में चल रहा है, यानी ना तो इकोनॉमी में कोई सरप्लस में पैसा आ रहा है, ना ही इकोनॉमी डेफिसिट में जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह का सिचुएशन होता है बैलेंस्ड बजट। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करता है ना। किसको शो करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। शोज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, so फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है। इसके बाद इट इज एन आइडियल सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इट शोज दैट गवर्नमेंट is not indulging any wasteful expenditure, ठीक है। तो ये क्या क्या शो करता है कि इकोनॉमी क्या है, फाइनेंशियल, इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। उसके बाद ये शो करता है कि इकोनॉमी के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन है। अगर इकोनॉमी इस सिचुएशन में है तो ना तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा, ना तो इकोनॉमी डेफिसिट में है, ना इकोनॉमी सरप्लस में है। और ये भी शो करता है कि गवर्नमेंट कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है ना। तो ये बैलेंस्ड बजट का फीचर्स है, ठीक है। अब है सरप्लस। तो दूसरा है तुम्हारा सरप्लस बजट। अब सरप्लस बजट जो है ये क्या होता है, तो ये जब एस्टिमेटेड रिसीट
ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? सरप्लस बजट। क्या कहलाएगा? यानी गवर्नमेंट के पास जितना रिसीट आ रहा है उतना गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खर्च करने से बच रही है, मतलब ज्यादा पैसे इकोनॉमी में इंजेक्ट नहीं कर रही है ना। उसके बाद तो अगर ज्यादा पैसे, ये कब ये हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। दूसरा, इट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट do not inject more money in the economy, but during deflation it will during deflation it will loss for economy। ठीक है। तो सरप्लस बजट जो है वो एक तो इसमें होता क्या है कि ये एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। दूसरा कि ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसे इकोनॉमी में इंजेक्ट नहीं कर रही है। और तीसरा कि ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट विल लॉस फॉर इकोनॉमी, है ना। तो ये लॉस होगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि डिफ्लेशन के टाइम पे लोगों को ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब तीसरा है तुम्हारा, एक हो गया बैलेंस बजट, एक हो गया सरप्लस, और तीसरा है तुम्हारा कौन सा? डेफिसिट बजट। हटा दें, हो गया। अरे यार यहां से डस्टर क्या हुआ? ठीक है।
अब नेक्स्ट है तुम्हारा डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट जो होगा, डेफिसिट में बजट कब जाएगा, जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसीट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, बजट डेफिसिट। इसके अंदर इसको हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर माइनस एस्टिमेटेड रिसीट भी लिख सकते हैं। जनरली डेवलपिंग countries have deficit budget because they need to incur more expenditure, है ना। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है ना, उनके पास ज्यादातर क्या होता है, उनका ज्यादातर डेफिसिट बजट ही होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा अपने डेवलपिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने पब्लिक के ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ता है ना। तो इस तरीके से उनके पास हमेशा डेफिसिट बजट होता है, और इट हेल्प टू रिड्यूस डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशन। डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन को क्या करता है, ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब ये क्या होता है, अभी हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। However, it is not appropriate in the situation of inflation, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे ये सिचुएशन ठीक नहीं होता, है ना। तो ये 3 टाइप्स के बजट का सिचुएशन था। तो एक था बैलेंस्ड बजट, एक था सरप्लस बजट, और एक है डेफिसिट बजट। क्लियर। अब जरा इसको समझ लो एक एक करके, ठीक है। बैलेंस्ड बजट तो मैंने समझा ही दिया। बैलेंस्ड में देखो क्या होगा कि बैलेंस्ड बजट है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेटेड, वो एस्टिमेटेड पेमेंट रिसीट के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ऐसे में ये दिखाता है कि देखो भैया, इकोनॉमी ने जितना पैसा खर्च करने का सोचा है उसके पास आना भी उतना ही है ना। इसका मतलब कि इकोनॉमी स्टेबल है ना, उसके पास कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों सिचुएशन जो है
ये थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। अब देखो सबसे पहले कि डेफिसिट में क्या होता है कि डेफिसिट जनरली जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि इस बार इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसीट से ज्यादा होता है। गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसीट से क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेड रिसीट का मतलब क्या, जितना पैसा इस साल गवर्नमेंट के पास आने वाला है उससे क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब ज्यादा एक्सपेंडिचर होने वाला है तो जनरली ये होता कहां पर, ये एक डेवलप्ड कंट्री में ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलता है, एक डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत जल्दी देखने को मिलता है ना। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री में हर एक चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, लेकिन उतना उसके पास रिसोर्सेज मोबिलाइज वो नहीं कर पाता है ना। जितना वो खर्च करता है, जितना पैसे वो खर्च करेगा उतना वो पब्लिक से मोबिलाइज नहीं कर पाता। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि वहां पर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम आता है, तो डेफिसिट में गवर्नमेंट चली गई, है ना। उसके बाद कि ये हेल्प करता है डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग ज्यादा डिमांड करेंगे क्या, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा ही नहीं रहेगा, है ना। डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या, पुअर कंट्री है, बैकवर्ड कंट्री है, तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा, नहीं होगा। ज्यादा पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कहां से करेगा, और खर्च नहीं करेगा तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और पूरी इकोनॉमी की अगर एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो गई तो क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी, है ना। तो मंदी से बचने के लिए, डिफ्लेशन से, रिसेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करेगी। ज्यादा से ज्यादा जब पैसे खर्च करेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आएगा, और लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट डेफिसिट में तो गई, है ना, क्यों गई, क्योंकि ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। तो लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज होगा तो डिफ्लेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन ये डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन को तो ये सॉल्व कर लेगा, लेकिन इन्फ्लेशन के समय में ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से प्राइस, जनरल प्राइस लेवल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज किया तो इकोनॉमी में आ गया इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को अगर आपको ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट, लोगों के पास पैसे को क्या कर दो, कम कर दो। पैसे जैसे ही कम हुए एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो जनरल प्राइस लेवल कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। शॉर्ट में समझो ऐसे, क्योंकि इसके लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर है अपने पास, है ना, इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से अगर सरकार खुल के खर्च करेगी तो इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड पहले से बढ़ा हुआ है और सरकार उसको हवा दे रही है कि और बढ़ो और बढ़ो, तो एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, है ना। इसलिए ये इन्फ्लेशन के टाइम में ये सिचुएशन ठीक नहीं है ना। अब आ जाते हैं सरप्लस पे। तो देखो एस्टिमेटेड रिसीट, अब सरकार के पास जितना पैसा आना था उससे कम अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है, सरकार ने उससे कम एक्सपेंडिचर प्लान किए, इसका मतलब कि सरकार ज्यादा पैसा अभी इंजेक्ट इकोनॉमी में नहीं करना चाहती। ठीक है, अब ज्यादा पैसा इंजेक्ट नहीं करना चाहती तो ये किसको, एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन को कम करने में मदद करेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन में लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, सरकार भी ऊपर से खर्च कर देगी तो और ज्यादा पैसा हो जाएगा, लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड करेंगे तो जीएलपी और ज्यादा, जीपीएल और ज्यादा बढ़ जाएगा, जनरल प्राइस लेवल, और जीपीएल और ज्यादा बढ़ गया तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो महंगाई हो जाएगी। इसलिए इस तरीके में सरप्लस बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट नहीं करती, तो ये एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है।
दूसरा इसके बाद क्या है कि इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट डू नॉट इंजेक्ट मोर मनी इन द इकोनॉमी, ये तो अभी पढ़ ही लिए, बट ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट विल लॉस फॉर इकोनॉमी। अब देखो डिफ्लेशन के टाइम में अगर एक तो लोगों के पास, डिफ्लेशन के टाइम में लोगों के पास क्या है, पैसा कम है, लोग खर्च नहीं कर पा रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम। अब ऐसे में सरकार भी अगर खर्चा नहीं करेगी, गवर्नमेंट भी अगर खर्च नहीं करेगी, तो लोगों के पास और पैसा कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो लोग और ज्यादा डिमांड करना कम कर देंगे, तो ये तो वर्सन सिचुएशन हो गया, है ना, बद से बदतर हालत हो जाएगी इकोनॉमी की। तो ये तीन सिचुएशन बजट का बनता है बैलेंस को लेकर के, ठीक है। कौन कौन से, बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। अब तीनों सिचुएशन किस किस तरीके से, उसका फीचर्स क्या है, ये आप लोगों ने समझ लिया, है ना। अब इसके बाद जो है वो आपको, यार ये इधर डस्टर था, डस्टर नहीं दिख रहा है, वो ब्लैक कलर वाला लगता है वो भी गायब हो गया, उस क्लास से ले आओ, है ना। ब्लैक कलर का एक कपड़ा रखा होता है, उसमें कितना भी पोंछो फर्क नहीं पड़ता है उस पर, ऐसे लग रहा है किसी अफ्रीकन को पकड़ करके ब्लैक कलर लगा रहे, दोनों घुल मिल गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट बजट डेफिसिट कितने टाइप्स के होंगे, डेफिसिट होता क्या है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे मेजर्स ऑफ बजट डेफिसिट। अब हम लोग केवल इस टॉपिक को आगे लेकर के जाएंगे, बाकी टॉपिक हो गया दो को, अब हम इससे आगे नहीं ले जाएंगे, एक ही टॉपिक को आगे ले जाएंगे, बजट डेफिसिट को, है ना, और समझेंगे कि बजट डेफिसिट का क्या मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं, बजट डेफिसिट को समझते हैं। अब देखो डेफिसिट जो बजट होता है वो भी तीन अलग अलग टाइप से होगा, है ना, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। इसके अंदर जो टॉपिक देखेंगे वो ये है कि अब हम गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को कैसे मेजर्स करेंगे। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अगर कोई भी किसी भी इकोनॉमी की बजट अगर डेफिसिट में चला जाता है या गवर्नमेंट अगर डेफिसिट में, बजट डेफिसिट का मतलब वही होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बजट डेफिसिट। अब देखो बजट डेफिसिट क्यों होता है, क्योंकि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसीट। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसीट्स। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा तो रिसीट जो है, ये एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, रिसीट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट किस में जाएगा, डेफिसिट में, है ना। यानी बजटरी डेफिसिट refers to the excess of total estimated expenditure over total estimated, है ना। अब ये तीन टाइप्स के होंगे, ये जो डेफिसिट है ये कितने टाइप्स के होंगे, तीन टाइप्स के। कौन कौन से, तो एक होगा रेवेन्यू डेफिसिट,
एक कौन सा, रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होगा फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होगा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो 3 टाइप से टोटल डेफिसिट होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कब होगा, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसमें एक्सक्लूडिंग करेंगे बोरोइंग्स, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, जब हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे नेशनल डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिटेल में रेवेन्यू डेफिसिट को, फिर फिस्कल डेफिसिट को, फिर प्राइमरी डेफिसिट को, है ना। अब हम डिटेल में एक एक करके समझते चले जाएंगे। लिख लिए, हटा दें, इधर हटा देते हैं। कौन सा बच गया, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब सबसे पहले डिटेल में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट को। तो रेवेन्यू डेफिसिट, हमें पता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सरकार ने जो रेवेन्यू सोर्स के थ्रू जितना भी पैसा, सरकार ने जितना भी एस्टिमेट किया था कि रेवेन्यू सोर्स के थ्रू इतना पैसा आएगा सरकार के गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शंस को रन करने के लिए,
जितना पैसा आना चाहिए था वो उसके एक्सपेंडिचर से कम आया, है ना। इसका मतलब क्या है कि सरकार का खुद का जो रेवेन्यू सोर्स है वो क्या हो गया, डेफिसिट में चला गया, माइनस में चला गया। मतलब सरकार ने खर्चे ज्यादा कर दिए एस्टिमेट, और रिसीट जो है वो कम एस्टिमेट हुआ। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, तो ये बताता है सबसे पहली बात, इट इंडिकेट inability of it indicate inability of government to meet their रेगुलर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शन को चलाने के लिए कौन सा सोर्स है, रेवेन्यू सोर्स, लेकिन रेवेन्यू सोर्स ही अगर डेफिसिट हो गया तो ये गवर्नमेंट की इनेबिलिटी को दिखाता है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को अपने रेवेन्यू सोर्स से मीट नहीं कर सकता। ठीक है, रेगुलर एक्सपेंडिचर को जितना उसने बजट में प्रपोज किया था वो मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये भी इंप्लाइज करेगा, इट ऑल्सो इंडिकेट दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग। गवर्नमेंट किस में चला गया, डिससेविंग में। क्यों, ऐसे सोचो कि अगर मान लो कि मेरे पास 100 रुपये आने थे और 100 रुपये खर्च करने थे, तो बात तो बराबर हो गया, है ना। 100 रुपये आया, 100 रुपये खर्च हुआ। अब जरा एक और सिचुएशन सोचो कि मेरे पास आने थे 100 रुपये और मैंने बजट बना लिया 150 रुपये का। तो 100 रुपये तो जिस सोर्स से आना था वो आया, लेकिन वो 50 रुपीज, इसके लिए हमने क्या किया, या तो लोन लिया या अपने पास की जो सेविंग है उसको हमने क्या कर दिया, यूज कर लिया। तो सेविंग अगर गवर्नमेंट यूज करती है तो गवर्नमेंट किस में चली जाएगी, डिससेविंग में। ठीक है, गवर्नमेंट का सेविंग उतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल जो इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, अपने सेविंग से फाइनेंस कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का तो जो पैसा फंड से आया वो तो शॉर्टेज है ना। तो गवर्नमेंट अब अपनी सेविंग से इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है ना। इसके बाद है कि गवर्नमेंट, तीसरा लिख लो, इट implies that government compensate it excess expenditure from capital receipt. It means through borrowings and disinvestment. अब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट को कहां तक लेकर के जाती है ना। रेवेन्यू डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर सकती है और कैपिटल रिसीट को भी, है ना। कैपिटल रिसीट जितना इंक्रीज होगा उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। अब देखो ज्यादा
अब गवर्नमेंट के पास पैसे हैं नहीं खर्च करने के लिए। अब सपोज कि हमने सेविंग भी यूज कर लिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि भाई साहब मैं लूंगा लोन या अपनी संपत्ति बेचूंगा। दो काम करूंगा या नहीं करूंगा, या तो मैं लोन लूंगा या अपनी संपत्ति को बेच दूंगा। गवर्नमेंट भी एग्जैक्टली यही कर रही है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट कंपनसेट करती है एक्सेस एक्सपेंडिचर को, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, जो गवर्नमेंट का जनरल एक्सपेंडिचर, कहां से, कैपिटल रिसीट से। और कल जो मैंने कैपिटल रिसीट लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उसमें तीन चीजें था, तीन चीजों को हमने कवर किया था, एक बोरोइंग्स को, है ना, एक डिसइन्वेस्टमेंट को, एक एक बोरोइंग्स हो गया, एक हो गया आपका बोरोइंग्स, उसके बाद क्या था, बोरोइंग्स के बाद था एक, क्या था यार दिमाग से उतर गया, हाँ रिकवरी ऑफ लोन्स, है ना, और उसके बाद अदर रिसीट, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सरकार क्या करती है, अगर मान लो सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, तो सरकार फंड बोरो करेगी, है ना, या अपनी संपत्ति को गवर्नमेंट क्या कर देगी, सेल आउट कर देगी। इससे होगा क्या, अब अगर अपने संपत्ति को सेल आउट किया तो एसेट कम हो गया, और अगर बोरोड फंड ले लिया तो सरकार के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्योंकि कैपिटल रिसीट जो होता है उसके तो दो फीचर्स मैंने बताया था कि कैपिटल रिसीट के दो फीचर्स क्या क्या है। कैपिटल रिसीट के पहला फीचर्स है कि ये या तो सरकार के लिए क्या क्रिएट करेगी, लायबिलिटी, और ये फिर है ना, तो लायबिलिटी क्रिएट करेगी या फिर सरकार के एसेट को ये क्या कर देगी, कम, ठीक है, एसेट को रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट में जाते हो तो सरकार के लिए या तो बोरोइंग्स अगर लायबिलिटी क्रिएट होगा, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार अपनी एसेट को क्या कर लेगी, रिड्यूस कर लेगी, ठीक है। उसके बाद तो अगर हम अब देखो, अब हम अगर सरकार अगर फंड बोरो करती है या डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे लाती है ना, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन गवर्नमेंट compensate their excess expenditure from capital receipt, it resulted inflation इन द इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी में क्या लेकर के आएगा, इन्फ्लेशन, क्या लेकर के आएगा, और एक और पॉइंट लास्ट में लिख लेंगे, हाई रेवेन्यू deficit is a warning signal for the government to either
cut their expenditure or increase revenue। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए वार्निंग सिग्नल का भी काम करता है कि गवर्नमेंट या तो अपने एक्सपेंडिचर को, आप देखो अगर हम लोन लेते जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं, तो इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में क्या होगा, खराब होगा। इंटरनेशनल मार्केट में कोई देखेगा दूर से ही भाग जाएगा, लोन मांगने आ रहा है ना। तो इससे अच्छा है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को, इसको कैसे ठीक करें, हम अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर लें, या तो एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर लें, या फिर और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं ये कि हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करें, है ना। तो ये पूरा का पूरा रेवेन्यू डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसके अंदर सिचुएशन क्या क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर ये एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट की इनेबिलिटी को शो करता है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को मीट करने में इनेबल हो गया। दूसरा कि ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिससेविंग में जा रहा है ना, क्योंकि अगर हमारी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गई तो सबसे पहले अगर इनकम उसे कंप्लीट कंपनसेट नहीं कर पा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी डिससेविंग को खत्म करेंगे, अपनी सेविंग को खत्म करेंगे, जिसे डिससेविंग कहेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ये शो करता है कि गवर्नमेंट कंपनसेट एक्सेस एक्सपेंडिचर, जो ये एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है इसको कहां से कंपनसेट करेगी, कैपिटल रिसीट से। इसका मतलब सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट कहीं से फंड बोरो करेगी या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। इसका सीधा सीधा ये भी मतलब है कि गवर्नमेंट का के लिए या तो लायबिलिटी क्रिएट होगा या फिर गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस होगा। अगर लायबिलिटी क्रिएट हुआ या एसेट रिड्यूस होगा तो फर्दर इन फ्यूचर, अब मान लो कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है ये ज्यादा लोन ले ले और फ्यूचर गवर्नमेंट आए तो वो ज्यादा रेवेन्यू जो लाएगा वो लोन ही अमाउंट चुकता करने में लग जाएगा पूरा जिंदगी उसका, 5 साल वो लोन ही बेयर करने में, तो वो डेवलपमेंटल वर्क कहां से करेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होता है, एक बर्डन की तरह होता है लोन। ठीक है, will government compensate their excess expenditure from capital receipt, it resulted inflation in the economy। अब हम लोन लेकर के खूब खर्च कर रहे हैं, तो लोगों का पैसा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ रहा है, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगी, है ना। तो एक ये भी सिचुएशन होगा। और हायर रेवेन्यू डेफिसिट ये एक वार्निंग सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट या तो अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर ले, कट कर ले, या फिर अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर ले। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 बच गए, 2 को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।